गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ प्रीपोजिशन चैप्टर के जो मैंने 5 टेस्ट डाले थे वो आप सब लोगों ने लगा लिए होंगे। एक बार मैं फिर वो बात दोहरा देता हूँ कि वो जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है अपना, जिसके अंदर हर चैप्टर के आपके टेस्ट डाले जाते हैं, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये थ्योरी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। रीज़न उसका ये है कि वो जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्टाफ को बोल दिया कि भैया 50 क्वेश्चन चैप्टर के छांट के इसमें डाल देना। उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस डलते हैं वो सारे मैं खुद सिलेक्ट करके डालता हूँ। मैं देखता हूँ कि अच्छा ये वाले रूल पर क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, अच्छा इस रूल पर भी क्वेश्चन आना चाहिए, अच्छा ये वाला रूल पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं तो इस पे मुझे ज़्यादा क्वेश्चन डालने हैं, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन डालने हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं खुद सिलेक्ट करता हूँ। अगर किसी रूल पर मुझे नहीं लगता तो मैं बना के डालता हूँ उसके अंदर। और एक्सप्लेनेशन आपने देखी होगी, ऐसे पूरा ग्रंथ टाइप पूरे पूरे पैरा की एक्सप्लेनेशन होती है, आपको पढ़ते ही पता चल जाता होगा कि अमन सर की लिखी हुई एक्सप्लेनेशन है। भाई इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है और उसके जो सॉल्यूशन है वो सारे मैं खुद उस पर टाइम डिवोट कर रहा हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी वाला कोर्स देखना इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है, तो उनके अंदर वो स्किल ही डेवलप नहीं हो पाती कि जब यही सेम कॉन्सेप्ट पेपर में किसी नए सेंटेंस पर लगाना होगा तो वो लगा नहीं पाते, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन से चैप्टर का एरर है। तो उसके लिए भाई बहुत ज़रूरी है कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। और बार बार मैं स्ट्रेस इसीलिए इस पे दे रहा हूँ क्योंकि इस पे मैं अलग से अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ। वो कलेक्शन कहीं भी नहीं है, ना किसी किताब में है, किसी भी सोर्स पे वो जो कलेक्शंस आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहीं भी नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो उसको पूरा इंपॉर्टेंट समझना है, चैप्टर खत्म होने के बाद अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ज़रूर करनी। ठीक, प्रीपोजिशन चैप्टर थोड़ा वास्ट है, क्लोज टेस्ट में भी आ जाता है, फ्रेजल वर्ब में, फिलअप में, काफ़ी जगह आ जाता है। तो इसके मैंने 5 टेस्ट डाले, बाकियों के भी 2-2 टेस्ट डले हुए हैं। एक बार ग्रामर खत्म हो जाने दो, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट अभी और डाल लूंगा उसमें। मैं एक बार फिर बता दूं, इस कोर्स के अंदर जितना जितना कंटेंट में ऐड कर रहा हूं तुम इतना इतना ही कर दो बस। आपको इंग्लिश की वजह से किसी भी एग्जाम में इतना सा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश की चिंता मेरे पे छोड़ दो, बस इस कोर्स में जितना डलता है बस तुम उतना कर देना। ठीक है, और प्रैक्टिस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है भाई, वो बहुत प्रीमियम कंटेंट है, वो किसी बुक में नहीं है, कहीं किसी सोर्स पे अवेलेबल नहीं है। वो जो प्रैक्टिस में कंटेंट डाल रहा हूँ मैं, स्पेशली उस पर अलग टाइम डिवोट करता हूँ। चलो जी, और प्रीपोजिशन की जो पीडीएफ आपको दी है उसमें मेरे ख्याल 250 या 300 के करीब है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि टोटल 700 के करीब हैं, तो या 500 के करीब है तो 350 होंगी। 100-150 ज़्यादा मैंने इसमें से इसलिए नहीं ठूंस थी, मुझे लगा कि एकदम ही इतना ठूंस दूँ, पहले ही देख के डर जाओ, इतना कौन याद करेगा, तो पहले एक बार इतनी याद कर लो। ठीक है, फिर मुझे लगेगा कि इसमें और एडिशन करनी चाहिए तो मैं एक पीडीएफ और डलवा दूंगा, अभी पहले आप इतना याद करिए। ठीक है जी, चलो अपना चैप्टर अगला शुरू करते हैं जी। एडवांस वर्ब, हल्के फुल्के छींटे इसके एडवांस वर्ब के पहले मैंने मारे हुए हैं कि अच्छा जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, लेकिन पहले इन पे कोई एरर नहीं कराए थे। एक एरर आया था शायद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसमें अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि जेरेंड और इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट बनते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है ना। बाकी ऐसा कोई एरर आया नहीं, सिर्फ थ्योरी थ्योरी आई है। जेरेंड होता है, अच्छा जेरेंड के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इन्फिनेटिव एडवर्ब बन जाता है, नाउन बन जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं अपन ने, है ना। आ जाओ अभी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ मैंने बोर्ड पे, वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ अ स्नेक। वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ अ स्नेक। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वॉकिंग क्या काम कर रहा है। ठीक, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि V1 प्लस में ING जो है ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करता है, वर्ब बनना, नाउन बनना और एडजेक्टिव बनना। जब ये नाउन बनता था तो इसका हाई फाई नाम जेरेंड हो जाता था, जब ये एडजेक्टिव बनता था तो इसका हाई फाई नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता था, याद है। तो ये V1 प्लस ING के 3 काम है, आपको चेक करके बताना है कि ये वॉकिंग यहाँ पे जो V1 प्लस ING है क्या बन रहा है यहाँ पे। पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, सोच लिया, इन प्रीपोजिशन हो गई, पार्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, ही सब्जेक्ट बन गया, सॉ वर्ब बन गया और स्नेक इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इतनी बात सबको क्लियर है मुझे लगता है। अब इस वॉकिंग पे ज़रा नज़र मारो, क्या ये वॉकिंग वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये वर्ब होता तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होती। V1 प्लस ING जब मेन वर्ब बनता तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती, इज एम आर, वाज वर्ब, बी बीन वगैरह, तो वर्ब तो ये हो नहीं पाएगा।
हाँ कि ना। अच्छा जी, अगर ये नाउन होता, अगर ये नाउन होता, जेरेंड होता, तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता। नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता या किसी प्रीपोजिशन के बाद आता उसका ऑब्जेक्ट बनता। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट स्नेक है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन भी नहीं है कि मैं इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह दूं। काफ़ी बच्चों ने नाउन सोचा था, नाउन नहीं है बच्चे यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आपको एक बात बताई थी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए लगता है वो उस नाउन, मतलब वो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो रहे काम का डूअर होता है। याद करो, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा। कुछ याद है? ऐसे ही ज़रा समझने की कोशिश करना इस सेंटेंस का मतलब क्या है। पार्क में चलते हुए उसने एक सांप को देखा। जब वो पार्क में चल रहा था ना तो उसने एक सांप को देखा। तो ये जो वॉकिंग है, इसमें जो काम हो रहा है चलने का, उसका डूअर कौन है? ही है। हाँ कि ना। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है, अदरवाइज है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। किया क्या इसने ज़बरदस्ती का, बस ये बीच में इन द पार्क लगा दिया। ज़बरदस्ती का ये इन द पार्क एडवर्बियल फ्रेज बीच में लिख दिया। ज़बरदस्ती का ये एडवर्बियल फ्रेज बीच में लगाया और आप कंफ्यूज हो गए। वरना अगर मैं सीधा लिख दूं वॉकिंग हॉर्स, चलता हुआ घोड़ा, वॉकिंग मैन, चलता हुआ आदमी, तब आप 1 मिनट भी कंफ्यूज ना होते। हाँ कि ना। अगर ये वॉकिंग इसके पास पहुंच जाता तो आप कंफ्यूज ना होते, लेकिन ये बीच में एडवर्ब लगने की वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। है कुछ भी नहीं स्ट्रक्चर के अंदर, है क्या? क्या करेगा? पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया। कह लो कि स्ट्रक्चर नया है। जनरली आपने बस नाउन के साथ चिपका हुआ देखा था हर बार। फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, अक्सर आपने ऐसे सेंटेंस देखे थे। ये थोड़ा सा नया टाइप का स्ट्रक्चर आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को शुरू में लिख दिया, बीच में कोई एडवर्ब लिख दिया इससे थोड़ा सा दूर करने के लिए ताकि कन्फ्यूजन हो, और यहाँ पे ये जिसके लिए आया वो लिख दिया। क्लियर होगी इतनी बात? ये खाली आपको स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए करवाया कि इस टाइप के सेंटेंस, वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ अ स्नेक। क्लियर हुआ? यहाँ पे वॉकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? चलने का। उसका डूअर कौन है? ही है। ये ही इस वर्ब का भी सब्जेक्ट है और इस वॉकिंग के लिए भी यही है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीपोजिशन वाली क्लास के अंदर भी कराया था। कुछ याद आ रहा है कि जब जब ये V1 प्लस ING या फिर इन्फिनेटिव को किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम में लिया जाता है तो उसका उससे रिलेशन होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? जैसे था सलमान शॉट द रनिंग डियर, तो वो डियर वैसे तो शॉर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट था लेकिन रनिंग के लिए वो सब्जेक्ट था। कुछ याद है? वही वाली बातें तो हैं। ये जो वॉकिंग है इसमें जो एक्शन हो रहा है उसके लिए सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इसमें सवाल कैसे बनता उसको देखो। एक्चुअली है क्या ये जो स्ट्रक्चर है इसमें होगा क्या? यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा होगा शुरू में, फिर साथ में आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई एडवर्ब वगैरह का स्ट्रक्चर लिख देगा ज़बरदस्ती का, खाली डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा होगा। ठीक है, वो जो सब्जेक्ट होता है वो आगे आई इस वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है, और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसका रिलेशन भी इसी से होता है जो कॉमा के बाद लिखा गया नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर इसका इससे रिलेशन बन रहा है, जैसे पार्क में चलते उसने एक सांप को देखा, हो सकता है ऐसा कोई इंसान पार्क में चल रहा हो जब वो सांप देखे, हो सकता है। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों बातें इस पर सही बैठ रही हैं तो ये नो एरर हो गया। अब करेगा क्या कि ये वाली बात इस पर सेट नहीं बैठेगी, अभी एग्जांपल से कराऊंगा तो एरर क्रिएट हो जाएगा। देखना भी कैसे। ये सेंटेंस है, सेम ही सेंटेंस है, 2 बार क्यों लिखा भी बताऊंगा। ये सेंटेंस है, एक बार आप इसको पढ़ो और सोचो कि इसमें गलती क्या हो रही है। खुद से सोच लोगे ना तो उसका मजा अलग ही है। करना एक बार ट्राई। देखो, अब इसमें उन्होंने लिखा वॉकिंग इन द पार्क अ स्नेक विथ हिम सो वी टुक हिम टू हॉस्पिटल। ठीक, सो वी टुक हिम टू हॉस्पिटल, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए। तो खाली मैंने सेंटेंस की लंबाई बढ़ाने के लिए लिखा है, मेन बात जो है वो इधर ही। देखना जरा, इन प्रीपोजिशन है, पार्क इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना कि ये जो वॉकिंग शब्द है, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया वर्ब ये हो नहीं सकता, नाउन ये हो नहीं सकता, इसको बनना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये माना जाएगा किसके लिए? कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए। हाँ कि ना। पार्क तो वॉक कर नहीं रहा
ऑब्वियसली ये जो है इसके लिए माना जाएगा कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए। तो ये जो फिलहाल सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर इस वॉकिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लिया मैंने इसके लिए, तो इसका मतलब हो गया वो जो सांप था ना जो पार्क में चल रहा था, पार्क में चलते हुए सांप ने उसे काट लिया, यानी पार्क में जो वॉक कर रहा था ना सांप, उसने काट लिया। अब सांप भी पार्क में वॉक करने आने लगे, बताओ सांप भी पार्क में वॉक करने आएंगे क्या? कहना क्या था कि वो इंसान जो पार्क में वॉक कर रहा था उसको सांप ने काट लिया और तुमने सांप की वॉक करा दी है। अब सर हो सकता है ना सांप भी थोड़ा ओबीज हो गया हो, घर वाली टोंट मारती हो, वॉक करने आया हो, है ऐसे मत कर लेना, ठीक है। तो दिक्कत हमें समझ में आ गई कि वॉकिंग जो है उसका लेना देना एक इंसान से होना चाहिए था, हमने सांप की वॉक करा दी। तो फिर सही कैसे करेंगे, कैसे सही करें? सही करने के दो तरीके हैं। देखो, एक तो तरीका ये है कि अपन क्या करें, ये जो वॉकिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है ना, ये वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है तभी बार बार इधर देख रहा है, ये वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है तभी बार बार इधर देख रहा है। क्यों ना मैं एक काम करूं, इस वॉकिंग को मैं वर्ब बना दूं। देखो क्या किया मैंने, सारी एक एक जो वर्ड यहाँ पे लिखूंगा ना, एक एक का फंक्शन है, देखो समझना। इसको मैं वॉकिंग इन द पार्क ना लिख के वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क लिख दूंगा। ठीक है, वॉकिंग इन द पार्क ना लिख के मैं ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क लिख दूंगा। इन द पार्क को हटा ही देता हूँ, इन द पार्क से कंफ्यूज हो गए सर, इन द पार्क क्यों दोबारा लिखा है। ठीक, कहने का मतलब मैं वॉकिंग को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा क्यों किया और उससे क्या फर्क आएगा देखना। हो क्या रहा है कि जब तक ये यहाँ पे ऐसी पोजीशन पे है तब तक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, और जब तक ये प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा बार बार इधर देखता रहेगा कि अच्छा किसके लिए लगाया मुझे बताओ, मैं एडजेक्टिव हूँ किसके लिए लगाया बताओ मुझे, बार बार इधर देखेगा और गलत होता रहेगा। तो क्यों ना मैं इस वॉकिंग को वर्ब बना दूँ। लेकिन अगर इसको वर्ब बनाऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पूरा सेंटेंस मेरा पास्ट में देखो बिट लिखा हुआ है, टुक लिखा हुआ है, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज ले ली। अच्छा, फिर इसको सब्जेक्ट चाहिए, कौन वॉक कर रहा है, हिम से पता चलेगा कोई इंसान वॉक कर रहा है, मैंने ही लिख दिया। तो अब अगर दो क्लॉज बनाओगे, क्योंकि ये भी वर्ब होगी ये भी वर्ब होगी, तो कंजंक्शन भी चाहिए, मैंने वाइल कंजंक्शन लगा ली। समझ में आया? बेसिकली मैंने क्या किया, ये वॉकिंग जब तक प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, ये वॉकिंग जब तक प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा ये बार बार इधर देखता रहेगा, इसका इधर से रिलेशन रहेगा और ये गलत होता रहेगा। तो मैंने क्या किया, इस वॉकिंग को बनाया वर्ब। वर्ब बनाया तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब बनाया तो फिर सब्जेक्ट चाहिए, क्लॉज बन गया तो फिर कंजंक्शन चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर लिख दिया हमने वॉकिंग की जगह वाइल ही वॉज वॉकिंग लिखने से मीनिंग भी ठीक हो गया और जो ग्रामर की गलती हो रही थी वो भी अब रिमूव हो गई। तो जब तक आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल रखोगे तब तक गलती होनी थी। तो मैंने इसको क्या किया, वर्ब में कन्वर्ट कर लिया, वाइल कंजंक्शन लगाई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब बनाया। वॉक इन ट्रांजिटिव वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट इसका कोई होगा नहीं, ये अपना अलग हो गया, ये अपना अलग हो गया। अब ये वॉकिंग इधर नहीं देखेगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट तो ये पढ़ा आगे। क्लियर हो? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमें ये जो वॉकिंग है ये इस कॉमा के बाद लिखे गए नाउन से रेफर होता है ना, इसको बोलते हैं इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। जैसे फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, तो फ्लाइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस कौन है, बर्ड है। क्राइंग चाइल्ड में चाइल्ड है क्राइंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। तो वॉकिंग का सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस यहाँ कॉमा के बाद होता है ना। तो ये बार बार इस कॉमा के बाद लिखे गए नाउन को गलत कर रहा है, मतलब इसकी वजह से गलत हो रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे ही ला दूं, अगर मैं इसकी जगह पे ही ला दूं तो ठीक हो जाएगा, हाँ कि ना। अगर मैं इसकी जगह पे ही लगा दूं तो ठीक हो जाएगा। तो इसको सही करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस वाले पार्ट को या तो मैं क्या कर दूं, वॉकिंग के अंदर चेंज कर दूं, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसको पैसिव कर दूं मैं। अ स्नेक विथ हिम की जगह पे, अ स्नेक विथ हिम की जगह पे एक तो तरीका आपके पास ये था, है ना। मेथड नंबर 1 तो आपके पास ये है, और मेथड नंबर 2 क्या है आपके पास कि आप यहां पे ऐसा लिख दो, ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखो क्या हुआ, कॉमा के बाद ही आ गया, कॉमा के बाद ही आ गया, तो वॉकिंग को जो सही सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस चाहिए था वो मिल गया। ही वॉज बिटन बाय स्नेक, अगर आपको याद हो एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना टेंस चेंज होता है ना मीनिंग चेंज होता है, खाली स्ट्रेस चेंज होता है। तो हल्का बस स्ट्रेस चेंज हुआ और मेरी ग्रामर ठीक हो गई। वॉकिंग इन द पार्क ही वॉज बिटन बाय स्नेक, सेंटेंस भी ठीक, ग्रामर भी ठीक, मीनिंग भी ठीक, सब कुछ ठीक हो गया। तो पहला तरीका सही करने का ये और दूसरा तरीका सही करने का ये। अब पेपर में कौन सा लगा के आना है, क्योंकि जो पहला तरीका सही मानेंगे वो ए पार्ट में एरर मार्क करेंगे,
जो दूसरा तरीका सही मानेंगे वो सेकंड पार्ट में एरर मार्क करेंगे, तो ऐसे तो 2 पार्ट में एरर हो जाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी करेगा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ए भी ठीक है बी भी ठीक है। तो आपको पेपर में हमेशा यही लगा के आना है, एग्जाम में आपको इस वाले पार्ट में हमेशा ए पार्ट में ही एरर मानना है। हालांकि ये ग्रामेटिकली ठीक होता है सेकंड वाला तरीका, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये भी चल सकता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये भी ठीक है, लेकिन पेपर में आपको इसको नहीं लगाना है। 99% तो पेपर में स्ट्रक्चर ही ऐसा बन जाएगा। अब देखो क्या यहाँ पैसिव कर सकते हैं, अब देखो हिम जो है मैंने बी पार्ट के अंदर लगा दिया, तो क्या यहाँ पैसिव करके ठीक करना पॉसिबल है? यहाँ पैसिव से सही करना, पैसिव से सही करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे पैसिव से सही करना पॉसिबल नहीं है, हाँ के ना, पैसिव से सही करना पॉसिबल नहीं है। नजर आ रही है बात? क्योंकि हिम जो है वो अगले पार्ट में चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 पार्ट में एरर मार्क कर दें, बी में मतलब इस पार्ट में भी और इस पार्ट में बी और सी दोनों पार्ट में एरर मार्क कर दें। तो इसमें तो अपने पास कोई चारा ही नहीं है, इसमें तो अपने पास कोई चारा ही नहीं है, ए पार्ट में ही एरर मार्क होगा। और अगर यहाँ पॉसिबल हो भी, अगर ये दूसरे पार्ट में ना होता, अगर ऐसे भी आए ना कभी पेपर में, तो भी आप ए पार्ट में ही एरर मार्क करके आओगे, बी पार्ट में एरर आपको मार्क ऐसे सेंटेंस में नहीं करना। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ कि अब ये फंडा क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, फिर कुछ सेंटेंसेज हैं उनको आप करोगे। देखो फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, ये आपके लिए एक नया स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर एरर पूछने का एक तरीका है, ठीक है। क्या करता है, शुरू में प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया, साथ में कोई एडवर्ब टाइप का स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसका रिलेशन इस्टेब्लिश होना था इससे, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ही जो है पार्क में वॉक कर सकता है, यस सर। ही सांप देख सकता है, यस सर। ये दोनों चीज़ों के लिए सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, हाँ जी। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद लिख दिया स्नेक। अब स्नेक किसी को काट तो सकता है, लेकिन क्या स्नेक पार्क में वॉक करने जाएगा क्या? इसका, इस वॉकिंग वाले एक्शन का ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं बन रहा, तो गड़बड़ हो गई। उसको वो ऑब्जेक्टिव जब तक बनाओगे तो वो इधर देखता रहेगा बार बार। तो क्या तरीका, या तो उसको वर्ब बना दो, वर्ब बना दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, कंजंक्शन लगा दो, अपना क्लॉज ही नया दे दो उसको, इधर से तेरा रिश्ता नाता खत्म, तो अपना हिसाब किताब कर चलो उधर। या फिर इसको पैसिव में लिख दो। पेपर में आपको हमेशा ये वाला करके आना है, कंजंक्शन लगा के नया क्लॉज क्रिएट करने वाला ही आपको करके आना है। पहली बात तो ज़्यादातर चांस है कि बीच में कहीं स्लैश आ जाएगा, तो पैसिव पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर हो तो भी नहीं करना, हो तो भी नहीं करना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उसी पार्ट में एरर मार्क करना है। क्लियर हो गया? चलो जी, अब ये 2 सेंटेंसेज हैं, इनको करके देखो, बिल्कुल डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, खुद से ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, आया समझ में? बिल्कुल डिट्टो सेम स्ट्रक्चर है। देखो टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, हस्बैंड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हर पजेसिव एडजेक्टिव। ये एक टाइप का एडवर्बियल फ्रेज हो गया, एडवर्ब प्लेस बना रहा है टुवर्ड्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरफ। अब यहाँ पे ये ग्लास ऑफ मिल्क पूरे को सब्जेक्ट लिख लो, नहीं तो आप चाहो तो ग्लास को सब्जेक्ट लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक। स्लिप्ड आपकी वर्ब हो गई, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया, हैंड्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब वहाँ पे लिखा हुआ कमिंग, कमिंग कोई वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि उससे पहले इज एम आर वाज वर नहीं। कमिंग कोई जिरंड नहीं हो सकता, नाउन नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। कमिंग वहाँ पे बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन दिक्कत ये कि जब तक आप कमिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल रखोगे, जब तक आप कमिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल रखोगे, वो कॉमा के बाद लिखेगा नाउन को देखता रहेगा। यानी कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड आपने लिख दिया ग्लास ऑफ मिल्क के लिए, यानी सेंटेंस का मतलब हो गया जब वो दूध का गिलास अपने पति की तरफ आ रहा था, जब वो दूध का गिलास अपने पति की तरफ आ रहा था, कहना क्या था,
जब वो औरत अपने पति की तरफ आ रही थी, दूध का गिलास उसके हाथ से फिसल गया। कहना ये था और तुमने दूध के गिलास का ही पति कर दिया, तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई तो अब ठीक कैसे करें? कमिंग का इधर से रिश्ता नाता खत्म करो। क्या करेंगे? इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने से हटाओ। सारी बातें याद आ रही होंगी। वाइल क्यों लगाते हैं? क्योंकि क्लॉज क्रिएट होगा। शी क्यों लगाया? यहाँ से पता चला, हर हैंड से पता चला, हर हस्बैंड से पता चला कि कोई औरत थी, है ना, तो शी लगा दिया। अब सेंटेंस मेरा पास्ट में स्लिप्ड लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ पे वॉज लगा दूंगा और इसको वर्ब बना दूंगा। ठीक, वाइल आपका कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। जैसे ही आप कमिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल से मेन वर्ब में कन्वर्ट कर दोगे, उसका अलग क्लॉज दे दोगे, इधर से रिश्ता नाता खत्म, सेंटेंस भी ठीक, मीनिंग भी ठीक, ग्रामर भी ठीक। क्लियर होगी इतनी बात? अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ, लगाना नहीं है, हालांकि पेपर में करना नहीं है, हालांकि पेपर में करना नहीं है, लेकिन मान लो मैं, क्योंकि एक बार वैसे नॉलेज के लिए, अगर इसको पैसिव से ठीक करना हो तो कैसे करेंगे? पेपर में तो आपको ए पार्ट में एरर करना है इस टाइप के कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पे गलती है, लेकिन वैसे जैसे उसमें होता है ना कि पैसिव से फ्लिप करके भी ठीक कर सकते हो, अगर पैसिव से करना हो तो कैसे करेंगे सोचना। हाँ जी, बना दिया कुछ पैसिव। द ग्लास ऑफ मिल्क वाज स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स, हर हैंड्स वर स्लिप्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ मिल्क। कर दिया गया कुछ कारनामा? अरे स्लिप इन ट्रांजिटिव वर्ब है, फिसल जाना हैपनिंग वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव कैसे कर दोगे? अगर किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रांजिटिव होती है, तो उसका पैसिव कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ कोई पैसिव वैसे मत बना देना, ठीक है? इस पे आ जाओ, पैसिव नॉट पॉसिबल, और होता तो भी नहीं करना हमें। अगर मान लो ये स्ट्रक्चर में पैसिव करके स्ट्रक्चर फ्लिप करके भी सही हो सकता, तो भी पेपर में नहीं करके आना हमें, उसी पार्ट में करके आना है। पासिंग थ्रू द हॉल अ फैन फेल ऑन हिज हेड। हॉल से पास होते हुए एक पंखा उसके सिर पे गिर गया। अब यहाँ पे फिर वही बात, थ्रू द हॉल जब अपन ने लिखा हुआ है तो ये प्रीपोजिशन हो गया, हॉल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये पासिंग जब तक ऐसे रहेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, और वो माना जाएगा फैन के लिए, यानी फैन हॉल से पास हो रहा था, पंखा हॉल से पास हो रहा था, पंखा हॉल से पास हो रहा था क्योंकि इंसान हॉल से जब गुजर रहा था तो पंखा उसके सिर पे गिर गया। गड़बड़ है? गड़बड़ है तो फिर आप एक काम करो, इस पासिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल की दुनिया से आज़ाद करो, इसको अपना खुद का संसार दो, है ना। वाइल आपने कंजंक्शन लगाई, ही लिखा, वॉज लिखा, पासिंग लिख दिया, पासिंग को आपने मेन वर्ब बना दिया, है ना। ये मेन वर्ब बन गया, ये हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, ये कंजंक्शन बन गया। पासिंग को आपने अपना खुद का अलग क्लॉज दे दिया तो उसका इधर से रिश्ता नाता खत्म हो गया। अब ये अपना अलग जिए, सब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ भी पैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले भी हैपनिंग वर्ब होती है, गिरना, है ना, फिसलना, गिरना, ये सब हैपनिंग वर्ब होती हैं। इधर पहली बात तो पैसे पॉसिबल हो तो भी नहीं करना है, लेकिन है भी नहीं वैसे भी, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट पे जाइए। अब ये सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो इधर वालों में क्या था, यहाँ पे एक एक्शन वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ था, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा, साथ में एडवर्ब लिखा, कॉमा के बाद लिखे गए सब्जेक्ट से इसका रिलेशन होना चाहिए, होता है तो नो एरर, नहीं होता तो फिर इसको अपनी दुनिया अलग देनी पड़ती है। ऐसा ही कर रहे थे, सेम बात यहाँ पे करनी है। देखो बस यहाँ पे क्या, बी की फॉर्म आ गई। अब आपको याद होगा बी की फॉर्म में कोई एक्शन तो होता नहीं लिंकिंग वर्ब में, लिंकिंग वर्ब के बाद तो किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो हो क्या रहा है, एक बीइंग लगाया, ठीक है, बीइंग के साथ कोई बात लिखी, कॉम्प्लीमेंट लिखा, है ना, किसी के बारे में जो कुछ बताए उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बीइंग के साथ कॉम्प्लीमेंट लिखा, फिर यहाँ पे कॉमा के बाद एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है और आगे वर्ब लिखी हुई है। अब होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर जो आपने बीइंग के साथ लिखा है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो बात लिखी है, ये इस सब्जेक्ट पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप लिखते हो, ऑब्वियस बात है, देखो बीइंग क्या है, लिंकिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज़ लिखी जाएगी किसी इंसान के लिए तो लिखी जाएगी। ऐसा थोड़ी लिख सकते हो आप इज टीचर या इज फैट,
इज रिच, कौन है रिच? इज रिच लिख दें सीधा, बताना पड़ेगा ना कि ये जो बात आपने बोली किसी के लिए तो बोली होगी, हाँ के ना। तो बीइंग के साथ जो बात लिखते हो आप, वो कॉमा के बाद लिखे गए सब्जेक्ट के लिए मानी जाती है। ये इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही होता है और ये वाली बात भी इसी के लिए मानी जाती है। जैसे पीछे था वॉकिंग इन द पार्क, वॉक भी वो ही कर रहा था और सांप भी ही नहीं देखा था। यही दोनों चीज़ों के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। ये बात भी इसके लिए है और ये वर्ब भी इसी के लिए है। अगर ये ऐसा बैठता है, सब कुछ ठीक है, तो नो एरर। नहीं बैठता तो फिर इसकी अलग दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी, जैसे पहले कर रहे थे अपन। एक काम करो, तुम एक बार खुद से पढ़ के देखो दोनों को, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ना। हाँ जी, देखो अब अपन ने बीइंग लिखा, बीइंग के साथ स्टूडियो स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है, पढ़ाकू स्टूडेंट है ना। बीइंग अ स्टूडियो स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडियो स्टूडेंट का मतलब एक पढ़ाकू स्टूडेंट होना, ठीक। रोहन क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली। अब मैंने क्या कहा कि ये दोनों बातें, ये जो बीइंग प्लस में जो कॉम्प्लीमेंट है, ये बीइंग प्लस में, अब बीइंग क्या है, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां पे था वो एक्शन वर्ब से बना हुआ था, ये लिंकिंग वर्ब से बना हुआ है, कुछ डिफरेंस नहीं है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही एक टाइप का। बस ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने ऐसी वर्ब से बना लिया जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, लिंकिंग वर्ब से प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाहता हूँ? तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल बस ऐसी वर्ब से बना लिया जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। कुछ याद है? जेरंड कब ऑब्जेक्ट रखेगा, कब नहीं रखेगा, कब दो ऑब्जेक्ट रखेगा, इस बात पे निर्भर होता है कैसी वर्ब से आपने उसको बनाया, वही फीचर आ जाते हैं। तो इस बार बस मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल एक लिंकिंग वर्ब से बना दिया, तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा। यहाँ पे इस बीइंग के साथ ये बात जो लिखी हुई है, जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये जो बीइंग प्लस में जो कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर है, ये दोनों बातें रोहन पर एप्लीकेबल होनी चाहिए। रोहन स्टूडियो स्टूडेंट है और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है कि रोहन ने एग्जाम बड़ी आसानी से क्रैक कर दिया। दोनों बातें सेट बैठ रही हैं। ये दोनों बातें जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है, ये बात और ये जो आगे जो वर्ब है, ये दोनों बातें रोहन पर सेट बैठनी चाहिए, यानी कॉमा के बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन पर सेट बैठनी चाहिए। बैठ रही हैं? हाँ जी। स्टूडियो स्टूडेंट है, एग्जाम आसानी से क्रैक कर लिया, बिल्कुल सही बात है। तो ये सेंटेंस है जी आपका नो एरर। जैसे आपका ये सेंटेंस नो एरर था कि पार्क में वॉक भी यही कर रहा है, इसी ने सांप को देखा, दोनों बातें ही पर सेट बैठ रही हैं, तो नो एरर। अब दिक्कत कैसे होगी? जैसे यहाँ दिक्कत हुई थी, कॉमा के बाद कोई ऐसी चीज लिख देंगे जिसका उस वर्ड से रिलेशन नहीं बनेगा, सेम दिक्कत यहाँ आएगी। देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस इतना ही फर्क है कि वहां पे एक्शन वर्ब थी, यहाँ बीइंग है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, बस इतनी ही बात है और कोई फर्क नहीं है। वहाँ एक्शन वर्ब प्लस एडवर्ब था या बीइंग प्लस कॉम्प्लीमेंट है, बाकी डिट्टो सेम बात है। इसको देखो, पढ़ना जरा इसको एक बार। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दरिद्र, गरीब, फटेहाल। ये ना यार, ये एक एडजेक्टिव होता है, तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इसको हटा लेना, ठीक है। बीइंग डेस्टिट्यूट मिस्टर गुप्ता गेव हिम सम मनी टू बाय फूड, ठीक है। दरिद्र फटेहाल होने के कारण मिस्टर गुप्ता ने उसको कुछ पैसे दिए खाना खरीदने के लिए, ठीक। अब हो क्या रहा है, ये बीइंग डेस्टिट्यूट वाली जो बात है, ये मिस्टर गुप्ता के लिए लिख दिया आपने। बीइंग डेस्टिट्यूट वाली जो बात है मिस्टर गुप्ता के लिए लिख दी, यानी ये जो बीइंग के साथ जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉमा के बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा, यानी दरिद्र, गरीब, फटेहाल कौन हो गए? गुप्ता जी हो गए। और आगे लिखा हुआ है कि गुप्ता जी ने उसे पैसे दिए कुछ खाना खरीदने के लिए। ये क्या हो रहा है? होना ये चाहिए था कि वो इंसान जिसको ये पैसे दिए गुप्ता जी ने, वो दरिद्र, गरीब, फटेहाल होगा, तभी तो गुप्ता जी ने उसको पैसे दिए। अगर गुप्ता जी खुद ही दरिद्र, गरीब, फटेहाल होंगे तो वो कैसे पैसे बांट रहे होंगे? तो गड़बड़ हो गई, मीनिंग सेट नहीं बैठ रहा, हाँ के ना। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है यार,
कि कॉमा से पहले एक बात लिखी है, कॉमा के बाद एक बात लिखी है और यहाँ बीच में सब्जेक्ट लिखा है, ये दोनों बातें इस पर सेट बैठनी चाहिए, है नो एरर। नहीं तो उसको अपनी अलग दुनिया दो, जिसके लिए वो बात है ना उसको वो इंसान दे दो। जैसे पहले भी तो यही कर रहे थे देखो। अब हमें पता चल गया कि अपने पति की तरफ आना दूध का गिलास तो नहीं आएगा, दूध के गिलास के लिए नहीं है बात, तो ये बात जिसके लिए उसको अपनी अलग दुनिया दे दी। ऐसे ही हमने देखा कि हॉल से पास होना, पंखा तो हॉल से पास नहीं होगा, तो जो पास होगा उसको अपनी अलग दुनिया दे दी। तो बिल्कुल वैसे ही हमने ये देख लिया कि ये दरिद्र गरीब फटेहाल ये इंसान है जिसको गुप्ता जी ने पैसे दिए हैं, ना कि मिस्टर गुप्ता जी दरिद्र फटेहाल हैं। तो फिर ये जो बीइंग डेस्टिट्यूट वाली बात है इसके लिए होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपन ही लिख देंगे। सर इस बार वो वाइल वगैरह वो सब कुछ नहीं लगाना, नहीं भाई उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं समझना, पिछली बार थी अपने पास एक्शन वर्ब, पिछली बार थी अपने पास एक एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को जब एक्शन वर्ब के साथ आप ये सारे काम करोगे ना तो उसको फिर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, फिर उसको सब्जेक्ट भी चाहिए, कंजंक्शन भी चाहिए। लेकिन इस बार अपने पास है एक लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में नया क्लॉज क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, दोनों में फर्क है। एक्शन वर्ब जब आप बनाते हो तो उसमें नया क्लॉज क्रिएट करने की जरूरत होती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब में जैसे अगर आपको याद हो इन्फिनिटिव, जिरेंट पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ना, ऐसे अगर आप लिंकिंग वर्ब से बनाओगे तो इसके डायरेक्ट आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। इसमें कोई आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना या कोई अलग से कंजंक्शन तो तब आती ना यार जब अलग क्लॉज बनता। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं बनेगी, बीइंग कोई अलग क्लॉज नहीं बनेगा, ये डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, सीधा आप ही बीइंग अ डेस्टिट्यूट, और डेस्टिट्यूट नहीं, ही बीइंग डेस्टिट्यूट डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे वाइल ही वॉज बीइंग ऐसा, क्योंकि देखो वॉज तो वैसे समझना, एक दूसरी बात भी समझना, वॉज लगाने से कॉन्टिन्यूटी में चला जाएगा। क्या यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है कॉन्टिन्यूटी में? वाइल कब लगाते हैं? जब दो एक्शन साथ हो रहे हो, कोई एक्शन हो भी रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तो वो स्ट्रक्चर वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको अपना जिसके लिए बात है वो सब्जेक्ट दे सकते। फिर से देखिए क्या है, चाहे वो एक्शन वर्ब वाला स्ट्रक्चर था चाहे स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इतनी सी बात है भैया। कॉमा के बाद एक यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा मिलेगा। कॉमा के लेफ्ट हैंड वाली बात, राइट हैंड वाली बात, ये जो सब्जेक्ट के राइट हैंड वाली बात है, इधर वाली बात, दोनों बातें इस पर फिट बैठनी चाहिए। बैठती हैं नो एरर, नहीं बैठती हैं तो ये बात जिस पर फिट बैठती है वो यहाँ पहुँचा दो। अगर एक्शन वर्ब होती है तो वो वाइल प्लस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा के बता देते हैं। अगर एक्शन नहीं हो रहा, बीइंग है, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख सकते हो। इतनी सी बात है, क्लियर हो गया? अब यही चीज़ आप मेरे को इन 3 सेंटेंसेस पे और अप्लाई करके दिखाओ। खाली मत बैठो भाई, करो। यही तो वो चीज़ है, आपको एक कॉन्सेप्ट करा दिया, अब आपको 3 नए सेंटेंस दिए हैं। यही तो आपका दिमाग डेवलप कराना है कि जब नया सेंटेंस देखो तो उस पर वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई कर पाओ। तो खाली मत बैठा करो इस टाइम पे, है ना। ये नहीं है कि रिकॉर्डेड देख रहा हूँ सर ने कहा है करो, सेकंड आगे टपा दिया, ये मत किया करो। करो जल्दी से इनको। हाँ जी, देखो जरा, बीइंग अ रेनी डे, एक बरसाती दिन होना। बीइंग अ रेनी डे, जैसे मैं कहूँ मंडे वॉज अ रेनी डे, तो मंडे जो था वो एक बरसात का दिन था, ठीक। रोहन ऑफिस नहीं गया। अब है क्या, कॉमा के बाद लिखा गया रोहन।
ऑफिस ना जाना ये बात भी रोहन पर लगेगी, और बीइंग अ रेनी डे वो बात भी रोहन पर लगनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया रोहन एक बरसात का दिन था। रोहन एक बरसात का दिन था कि वो दिन एक बरसात का दिन था इसलिए रोहन ऑफिस नहीं गया? कहना तो ये था कि एक बरसाती दिन होने के कारण रोहन ऑफिस नहीं गया, और हमने रोहन को बरसात का दिन कर दिया। अब याद करो यहाँ पे एक चीज़ काम आएगी, मैंने प्रोनाउन चैप्टर में आपको पढ़ाया था, मैं क्या ये इट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और उसके 2-3 काम पढ़ाए थे। मैंने कहा था ये आगे आपको काम आएंगे। इट का यूज़ आप टाइम को, डेट को, डे को, वेदर को दिखाने के लिए करते हो। इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट ना बनाना पड़े उसके लिए करते हो। पूरे क्लॉज को सब्जेक्ट ना बनाना पड़े उसके लिए करते हो। इट इज़ आई वो मैं हूँ, इट इज़ ही वो था, एम्फोसिस डालने के लिए करते हो। कुछ याद आ रहा है? इट के यूज़ पढ़ाए थे। तो यहाँ पे डे को, वेदर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लगा दोगे? इट लगा दोगे। इट बीइंग अ रेनी डे का मतलब हो जाएगा यानी वो दिन एक बरसात का दिन था, वो दिन एक बरसात का दिन था, इसलिए रोहन जो है वो ऑफिस नहीं गया था कल। क्लियर हुआ? इसको देखो, बीइंग सीरियसली इल द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक रेस्ट। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी आराम करने की, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी आराम करने की। बीइंग सीरियसली इल, कॉमा के बाद लिख दिया डॉक्टर। तो बीमार कौन हो गया? डॉक्टर। डॉक्टर बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार था, डॉक्टर गंभीर रूप से बीमार था, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी आराम करने की। अरे आराम करने की सलाह डॉक्टर मुझे दे रहा तो बीमार मैं हूँगा ना, डॉक्टर थोड़ी बीमार होगा। तो कहना क्या था? क्योंकि मैं गंभीर रूप से बीमार था, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी आराम करने की। तो यहाँ पे इस बात का जो असली सब्जेक्ट है वो कौन है? वो आई। समझ में आया? आई बीइंग सीरियसली इल आपको लिखना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए वो वाइल वगैरह लगा के कोई नया क्लॉज व्लॉज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जो बीइंग होता है ये अपना खुद का सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अपना इकट्ठा रख सकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी और ही विचित्र, इसके नीचे पता क्या लॉजिक लिख देंगे? क्योंकि डॉक्टर बीमार नहीं होता इसलिए वहां पर बीमार होने के लिए आई का प्रयोग किया जाएगा। ये पढ़ाया मैंने, देखना एक बार नीचे वाले सेंटेंस को। गंभीर रूप से बीमार होने के कारण डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा पाया। डॉक्टर बीमार नहीं हो सकते, खूब बीमार हो सकते हैं। गंभीर रूप से बीमार था इसलिए डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा पाया। नो एरर। ऐसे घर से रूल मत बना देना डॉक्टर बीमार नहीं होता ये वो। सेंटेंस को पढ़ना, देखना, कौन सी बात किसके लिए लिखी गई है देखना, सोचना। ठीक है, नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट वाले जो 2 सेंटेंस हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 2 बातें, एक लिखी हुई है बीइंग अ स्टूडियो स्टूडेंट, और एक लिखी हुई है रोहन क्रैक द एग्जाम। ये जो रोहन शब्द है ना, इसकी दोनों पोजीशन अलाउड है। दोनों पोजीशन यानी एक तो यहाँ लिखा जा सकता है और शुरू में भी लिखा जा सकता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, रोहन बीइंग अ स्टूडियो स्टूडेंट क्रैक्ड द एग्जाम वेरी इजीली। इन दोनों बातों का जो सब्जेक्ट है वो रोहन ही है। ये दोनों बातें रोहन से रिलेटेड है, तो रोहन बीच में भी लिखा जा सकता है, रोहन शुरू में भी लिखा जा सकता है। 2 बार सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर दोनों बातों का सब्जेक्ट एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ लिख दो चाहे शुरू में लिख दो। अब यहाँ पे देखो दोनों बातों का सब्जेक्ट अलग अलग है। ये पैसे देने का सब्जेक्ट गुप्ता जी है, पैसे देने के सब्जेक्ट गुप्ता जी हैं, लेकिन दरिद्र फटेहाल होने का सब्जेक्ट कौन है? ही है। इसलिए 2 सब्जेक्ट लिखने पड़े। अगर ये दोनों बातें एक पर ही एप्लीकेबल हों तो सब्जेक्ट एक ही जगह लिखते हैं, या तो यहाँ लिख लिया करो या शुरू में लिख लिया करो। सेम ऐसे ही जरा एक काम करना, इन दोनों सेंटेंसेस को सोचना इसमें क्या गलती है, फिर मैं बताता हूँ। करो ट्राई। हाँ जी, अब यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं, एक्सीलेंट टीचर होना और सारे रूल्स को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना। ठीक है, एक्सीलेंट टीचर होना और सारे रूल्स को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करना। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बातें अलग अलग बंदे के लिए कि एक ही बंदे के लिए? ऑब्वियसली एक ही। वही एक्सीलेंट टीचर और वही रूल्स को कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करता है, एक ही बंदे के लिए लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, शुरू में लिख लिया सब्जेक्ट को। ये जो दोनों बातें हैं, बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर और एक्सप्लेन करना सारे के सारे रूल्स को कॉन्सेप्चुअली,
ये दोनों बातों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है और वो मैंने शुरू में लिख दिया मिस्टर शर्मा, तो फिर इस ही की जरूरत है। दोनों जगह सब्जेक्ट कब लिखते हैं? जब दोनों बातें अलग अलग पर्सन पर वैलिड हो रही हो, दोनों बातों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। अगर एक ही है तो उसी मिस्टर शर्मा के लिए दोबारा प्रोनाउन क्यों लगा रहे हो? वो लिख तो दिया वहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सुपरफ्लो से ये एक्स्ट्रा है। क्लियर हो गया? वो मिस्टर शर्मा वहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो। बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर मिस्टर शर्मा एक्सप्लेन्स ऑल द रूल्स कॉन्सेप्चुअली, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही जगह लिखा जाएगा। अगर ये दोनों बातें एक ही पर्सन पर वैलिड है तो एक ही जगह सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सर ऐसा कर सकते हैं मिस्टर शर्मा को उड़ा दें? आपको नहीं लगता इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी? नाउन और प्रोनाउन में से एक को उड़ाना हो तो ऑब्वियसली प्रोनाउन को उड़ाओगे ना यार। सेम ऐसे बहुत बहादुर होना, बीइंग वेरी ब्रेव, और चोरों को कन्फ्रंट करना और अपनी फैमिली को सेव करना, ये दोनों बातें आपको नहीं लगता रोहित के लिए लिखी गई हैं? रोहित ही ब्रेव है और रोहित ने चोरों को कन्फ्रंट किया, उनका सामना किया और अपनी फैमिली को बचाया। दो बार सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो? दोनों बातें जब एक ही पर्सन पर वैलिड है तो 2 बार सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हो? ये कुछ वैसा सा ही कॉन्सेप्ट है जैसा मैंने आपको प्रोनाउन में कराया था, कुछ याद है? दोज स्टूडेंट्स हु हैव मिस्ड द अर्लियर क्लास दे शुड वॉच माई रिकॉर्डेड वीडियो। तो 2 स्टूडेंट्स को वर्ब मिलनी चाहिए थी, दे दोबारा लगा दिया था, कुछ याद आया? वही चीज़ तो है ही है। यहाँ पे आपने इन दोनों बातों के लिए जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख चुके हो, तो दोबारा मत लिखो। ये कोई क्लॉज नहीं बन रहा कि इसको अलग और उसको अलग सब्जेक्ट चाहिएगा, ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है एक टाइप का, ये सीधा अटैच हो जाता है। इस सब्जेक्ट को वर्ब यही मिलनी चाहिए थी, ये जबरदस्ती दोबारा लगा दोगे तो उसको वर्ब नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो एक बार मैं सारी स्लाइड आपकी नज़रों के आगे से दोबारा निकालता हूँ। आसान है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके नाम बहुत बड़े हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरोंड, इन्फिनिटिव, बस की इनके कुछ नहीं। ठीक, शुरुआत से अगर थोड़ा इनके बारे में बता रखा हो ना तो इनसे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सारी स्लाइड दोबारा देखो। हुआ क्या, आज मैंने आपको कुछ नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक नया स्ट्रक्चर पढ़ाया। हमेशा आप कैसे देखते थे? फ्लाइंग बर्ड्स, क्राइंग चाइल्ड, बिल्कुल साथ में जोड़ा हुआ देखते थे। आज बस क्या हुआ, थोड़ा सा एक नया स्ट्रक्चर बन गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा है, फिर एडवर्ब लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ये आया इसी के लिए, अगर मीनिंग वाइज ये इस पे सेट बैठ रहा है तो नो एरर, नहीं बैठ रहा तो उसको वर्ब बना के अलग सब्जेक्ट देते हैं। यही करते हैं। क्या किया देखो इधर, अब सांप काटने का तो डूअर हो सकता है, सांप वॉक करने का डूअर तो हो नहीं सकता, तो उसको अलग सब्जेक्ट देना था, वर्ब बना के अपना अलग सब्जेक्ट दे दिया। ऐसे यहाँ पे किया कि भैया अपने पति की तरफ आने का डूअर दूध का गिलास तो हो नहीं सकता, तो उसको अपना अलग सब्जेक्ट दे दिया। पार्क हॉल में से पास होने का सब्जेक्ट ये पंखा तो हो नहीं सकता, तो उसको अपना अलग सब्जेक्ट दे दिया। अब यहाँ पे रोहन ने एग्जाम क्रैक किया और रोहन ही स्टूडेंट है, दोनों बातें फिट बैठ रही हैं तो नो एरर। अब यहाँ पे गुप्ता जी पैसे बांट रहे हैं और तुम गुप्ता जी को दरिद्र फटियाल बनाए तो गड़बड़ है, तो जिसको पैसे बटे वो होना चाहिए था सब्जेक्ट, तो उसको अपना अलग सब्जेक्ट दे दिया। बरसाती दिन होना और रोहन को ऑफिस ना जाना, अब रोहन तो बरसात का दिन होगा नहीं तो दिन को अलग सब्जेक्ट दे दिया कि इट बीइंग अ रेनी डे लिख दिया। बीमार होना और डॉक्टर का मुझे सलाह देना, अब डॉक्टर मुझे सलाह दे रहा है और बीमार भी डॉक्टर को ही कर रहे हो, ऑब्वियस बात है मुझे सलाह दी जा रही है रेस्ट करने की, तो मैं बीमार होऊंगा, अलग सब्जेक्ट दे दिया। अगर भैया डॉक्टर ही बीमार है और डॉक्टर ही हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, मीनिंग सेट बैठ रहा है, नो एरर हो गया। यहाँ पे क्या बताया कि ये दोनों बातों के लिए अगर सब्जेक्ट एक ही हो तो एक ही बार लिखते हैं, या सेंटर में लिख लो या शुरू में लिख लो। ऐसा नहीं कि शुरू में लिख दिया तो सेंटर में दोबारा लिखोगे। क्लियर हो गया? इतना सही है कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट पर जाओ। अगला अपना जो फंडा है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी नई है। इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस में V3। आज तक आपने जो कोर्स में पीछे इस स्ट्रक्चर के बारे में आज आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है? आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल सुना है, पास्ट पार्टिसिपल सुना है, परफेक्ट पार्टिसिपल आप पहली बार सुन रहे हो। लेकिन टेंशन मत लो, ये भी बिल्कुल आसान है। परफेक्ट टेंस याद आ रहा है कुछ? कब लगाते हैं परफेक्ट टेंस? कंप्लीशन को दिखाने के लिए, तो एक्शन कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट हो गया, है ना? परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज कुछ ऐसा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो कब लगता था, जब एक्शन साथ साथ हो रहा है। यानी पार्क में चलते हुए उसने एक सांप को देखा, है ना?
प्रेजेंट पार्टिसिपल हम तब लगाते हैं जब दोनों एक्शन साथ हो रहे होते हैं, यानी जब वो पार्क में चल रहा था ना, उसने एक सांप देखा। कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अपन तब लगाते हैं जब काम साथ हो रहे होते हैं। उड़ते हुए पक्षी, रोता हुआ बच्चा, यानी वो काम उस समय कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। लेकिन जरा परफेक्ट पार्टिसिपल को समझना। परफेक्ट टेंस जैसे याद कराया आपको कि परफेक्शन का मतलब होता है कंप्लीशन। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हम तब लगाते हैं जब हमें ये दिखाना हो कि ये काम होने के बाद ये काम हुआ। जैसे ये सेंटेंस को देखो, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कॉमा से पहले एक पार्टिसिपल लिखा होगा, बीच में कुछ कंफ्यूज करने के लिए लिखा होगा, कॉमा के बाद एक नाउन होगा जो बात दोनों पर वैलिड होगी। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। शुरुआत वाला, बीइंग वाला, ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस यूसेज में थोड़ा फर्क है। ये जो हैविंग प्लस V3 है, ये आपका क्या है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है जी, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है, खाली आपको इसका काम समझाने के लिए लिखें। ठीक, ये जो 4 प्लस में टाइम है, ये थोड़ा सा हिंट देने के लिए है कि ये काम कितनी देर चला। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जरूर होगा ही होगा, लेकिन हो भी सकता है अगर बताना हो कि ये काम कितनी देर चला। हैविंग रेस्टेड फॉर 2 आवर्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन का मतलब क्या है कि 2 घंटे आराम करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी दोबारा शुरू कर दी। अब देखो यहाँ पे जरा समझना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ऑब्वियस बात है, आराम करते करते तो जर्नी कर नहीं सकते, है कि ना। आराम करते करते तो जर्नी हो नहीं सकती। यहां हमें ऐसा कहना था कि ये काम होने के बाद ये काम हुआ, हाँ कि ना। तो उसको कहने के लिए अपन ने लिखा हैविंग रेस्टेड फॉर 2 आवर्स। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर रेस्टिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ वैसे भी लिख सकते हो, वो भी एक तरीका लिखने का, ये भी एक तरीका लिखने का। हैविंग रेस्टेड फॉर 2 आवर्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। ये जो रेस्ट करने का काम है ये भी दे ने किया, ये जो जर्नी स्टार्ट करने का काम है ये भी दे ने किया। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम साथ हो रहे होते थे, परफेक्ट पार्टिसिपल में ये होने के बाद ये काम हुआ, ऐसा अपन दिखाते हैं। सेम ऐसे इसमें देखो, 5 घंटे खेलने के बाद वो घर चले गए। ऑब्वियस बात है, खेलते खेलते तो घर जाएंगे नहीं, 5 घंटे ये काम खत्म होने के बाद वो अपने घर को चले गए। सेम वही बात, ये जो स्ट्रक्चर है देख पा रहे हैं आप, ये क्या है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है ना। और ये जो दे है यही खेलने के डूअर थे और दे ही घर जा रहे हैं। ये दोनों सेंटेंसेस नो एरर हैं, ये खाली आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ लगाते हैं, क्या काम आता है, उस बात को समझाने के लिए लिखे गए। क्लियर हुई इतनी बात। चलो अब एक काम करो, ये 3 सेंटेंसेस जरा सोचने की कोशिश करो। हिंट मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है कि परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या फर्क होता है, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो काम साथ साथ हो रहा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि ये होने के बाद ये काम हुआ, है ना। ट्राई करना जरा एक बार। हाँ जी, देखो जरा, अब यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, टेकिंग अ बाथ ही वेंट टू ऑफिस। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि वो नहाते नहाते ऑफिस चला गया। अब नहाते नहाते ऑफिस कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा नहाते नहाते ऑफिस, मतलब बाइक चला रहा है, आगे टंकी पे बाल्टी रख ली है, ऐसे इधर से रेस दे रहा है, जल्दी सी डिब्बा पानी का डाला, साबुन लगाया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी भाई ऐसे। या तो फिर एक काम करो, जीप वीप ले लो, ओपन जीप होती ना ईसुजू टाइप की, वो पीछे खाली रहता है, उसमें अपना बाल्टी भर के आराम से नहा रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो, नहा भी रहे हो, फिर तो हो सकता है। तो जहां तक चांस अपने को समझ में आ गया कि यहाँ नहाते नहाते ऑफिस चला गया, ये नहीं कहना था, अपने कहना था कि नहाने के बाद वो ऑफिस चला गया। सेंसिबल सेंटेंस तो यही बनता। तो अपन इसको ऐसे ना लिख के, टेकिंग अ बात, इसको कैसे लिखेंगे, हैविंग टेकन अ बात। हैविंग टेकन कर देने से ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया ना। और जैसे इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ये बात जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वही बात, क्या सर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर टेकिंग, तो ऐसे लिख सकते हैं सर, आफ्टर टेकिंग अ बात। हाँ भाई लिख सकते हो, दोनों ठीक है, लेकिन वही वाली बात है,
वो आपसे बेचारे ने एरर बनाया है पूछने के लिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फ़र्क होता है बेटा, तुझे पता है, तूने जिरंड लगा लिया। आफ्टर प्रीपोजिशन कर ली, टेकिंग जिरंड कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट कर लिया। तो ग्रामेटिकली बच्चे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कभी आपको इसी सेंटेंस को ठीक करना हो, नीचे 4 ऑप्शन दिए हो, तो आप प्रेफर इसको करना। ठीक है, चलो फिर से वही बात, राइटिंग ए लेटर ही पोस्टेड इट टू हिज ग्रैंड मदर। पत्र लिखते लिखते तो पोस्ट होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं कि लेटर बॉक्स के पास पहुंच गए, इधर से अपना पेन भी लगा रखा है, इधर से अपना वो लेटर पे पेन भी लगा रखा है, कितना भी जोर लगा लो, जब तक वो उसमें गिरेगा नहीं तब तक पोस्टेड माना जाएगा नहीं, और उसमें जाएगा तभी जब पेन हटेगा। लिखना बंद किए बिना हो जाएगा ही नहीं उसमें। तो इसका मतलब लेटर लिखने के बाद उसने उसको पोस्ट कर दिया, ये कहना था। लिखते लिखते तो पोस्ट होगा नहीं, लिखने के बाद ही पोस्ट होगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, हैविंग रिटन अ लेटर। फिर वही बात, फिर तुम पूछोगे सर आफ्टर राइटिंग अ लेटर लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। ग्रामेटिकली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पेपर में है तो आप इसको प्रेफर कर लेना, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को लिखने के पीछे जो एग्जामिनर है वो पूछना आपसे ये चाहता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कौन सा कहाँ यूज होता है, तुझे पता है क्या? तुम अपना कुछ और ही मत लिख दो, उसको जवाब ऐसा दो ना जिससे वो जो चीज़ पूछना चाह रहा था बेचारा वही जवाब मिले, है ना। इसको देखो जरा, स्टडिंग लेट एट नाइट ही फेल अस्लीप। अब इसमें ऐसा करेंगे हैविंग स्टडीड, नहीं, फेल अस्लीप ये फ्रेजल वर्ब का मतलब ही ऐसा होता है नींद आ जाना। इफ समबडी फेल अस्लीप तो इसका मतलब वो जानबूझ के नहीं सोया, उसको नींद आ गई, और नींद आ गई तब यूज करते हैं जब कोई काम करते करते नींद आ जाए। वो पढ़ते पढ़ते सो गया, वो खाते खाते सो गया, वो बोलते बोलते सो गया। फेल अस्लीप का मतलब ये है कि कोई काम करते करते ये काम हो गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही लगा हुआ, ये नो एरर। बोलो जी, बात आ गई समझ में? ये थे कुछ परफेक्ट पार्टिसिपल के सवाल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल पे ना एक टाइप के सवाल और आते हैं, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल पे कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल तो बना नहीं, देखो सिंपल सा सवाल था, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाना है और परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाना है। जब आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि ये काम होने के बाद ये काम हुआ है तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है, जब आपको लगे दोनों साथ में हो रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो एरर है, देखो एक्चुअली मैं आपको ये एरर पढ़ाना चाहता हूँ, ये परफेक्ट पार्टिसिपल पे ये एरर कराना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहता हूँ। यहाँ मुझे खाली स्लाइड डाल लेनी चाहिए थी यार, लिख दूँ। एक काम करता हूँ, लास्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये जो बातें मैं लास्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ इनको तुम उधर लिखना। ये जो बातें मैं लास्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ ये इसके बाद आएंगी, ठीक है। देखो जरा क्या कहना चाहता हूँ मैं। अगर मैं लिखूँ आई लाइक प्लेइंग, मैंने लिखा आई लाइक प्लेइंग, ठीक। तो अब अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और प्लेइंग ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, ये सारी बातें तो आप जानते हो। V1 प्लस ING जब नाउन का काम कर दे तो उसको जिरंड कहते हैं, सारी बातें आप जानते हो। अरे हाँ के ना। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यही बात हुई थी अपनी। मतलब इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। प्लेइंग के बाद चाहो तो आप लिख लो प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन ये जो अपना ऑब्जेक्ट रखना, अपने लिए एडवर्ब लगाना, ये सारी बातें किस चीज़ पर निर्भर है? ये इस बात पर निर्भर है कि मतलब वर्ब का अंश है इसमें, है ना। आई लाइक प्लेइंग के बाद आप क्रिकेट क्यों लिख पाओगे? आई लाइक प्लेइंग के बाद क्रिकेट क्यों लिख पाओगे? क्योंकि प्ले में वर्ब का अंश है, तभी तो लिख पाओगे, है ना। तो जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है क्योंकि इसमें वर्ब का अंश है, तो इस सेक्शन का कोई डूअर भी तो होगा, सब्जेक्ट भी तो होगा। अगर ये अपने आप में एक वर्ब है तभी तो अपना ऑब्जेक्ट रख पा रही है। सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, नाउन का काम करी बात मुझे पता है, लेकिन इसमें वर्ब का अंश है तभी तो ऑब्जेक्ट रख सकती है। वो तो प्ले हमारी वर्ब ऐसी है कि उसको ऑब्जेक्ट दे दो ना दे दो मर्जी है ना। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, बताना चाहो तो बताओ, नहीं तो सिर्फ मुझे तो खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग, जरूरी नहीं आगे बताना। तो इतना भी छोड़ सकते हो, चाहो तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जो लिखना चाहो लिख भी दो। मैं जो यहाँ पे मुद्दे की बात आपको बताना ये चाहता हूँ
कि लाइक वर्ब का तो सब्जेक्ट आई है ही, इस सेक्शन का भी सब्जेक्ट आई ही होता है। हाँ कि ना? सोचो, खेलने का काम कौन करेगा? आई करेगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ, आई वॉन्ट टू डांस, मैं नाचना चाहता हूँ है। अब इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, वॉन्ट वर्ब हो गया, और ये टू डांस क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इन्फिनेटिव है, ये सारी बातें तो आप जानते हो। अब ये इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, ये भी आप बात जानते हो। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, इसमें एक वर्ब का अंश है ना? डांस का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि डांस इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन इसका एक सब्जेक्ट तो होगा ना। अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट कौन है? कौन नाचेगा? ऑब्वियसली आई। अरे हाँ के ना? तो ये वांट का सब्जेक्ट भी आई, और इसमें जो डांस का एक्शन होगा उसका सब्जेक्ट भी आई है। तो बात आपको समझ में आ रही है? तो बेसिकली होता क्या, जनरली जब आप एक वर्ब के बाद एक इन्फिनेटिव या जिरेंड वगैरह लिखते हो तो उनमें हो रहे एक्शन का भी सब्जेक्ट, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है, जनरली वही बन रहा होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स में। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, एक तो ये वाली बात मुझे बतानी थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल होते हैं, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, तो जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसे अपने लिए एडवर्ब लगवा सकते हैं, इनके पैसिव भी पॉसिबल है। आज आपको मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, यानी इन्फिनेटिव जेरेंट के पैसिव भी पॉसिबल है। ये इन्फिनेटिव की एक्टिव फॉर्म होती है 2 प्लस में V1, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। और अगर इसकी पैसिव फॉर्म लिखनी है तो वो बनेगी 2 प्लस में B प्लस में V3। और सर एक्टिव कब लगाना है, पैसिव कब लगाना है, पता कैसे चलेगा? तो जैसे आप बाकी सेंटेंस में पता लगाते हो वैसे ही, जैसे आप नॉर्मल सेंटेंस में, जब मैंने आपको एक्टिव पैसिव का बेसिक पढ़ाया था, तो जैसे वो सेंटेंस लिखवाया था, है ना? द लेटर्स डिलीवर्ड, द लेटर्स, आगे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मान लो द लेटर्स हैव डिलीवर्ड द पोस्टमैन। तो वहां पे आपको पता चल गया था ना कि लेटर थोड़ी डिलीवर करेंगे, लेटर को डिलीवर किया जाएगा, तो लिखना था द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। पता चल गया था ना आपको? तो सेंटेंस पढ़ के हमें पता चल जाता है कि एक्टिव लगाने की पैसिव लगाना भी एग्जांपल से और क्लियर होगा। जैसे जेरंड जो होता है उसका जो एक्टिव वर्जन होता है वो होता है V1 प्लस में ING। जेरंड का एक्टिव वर्जन जो होता है वो होता है V1 प्लस में ING, और इसका पैसिव वर्जन होता है बीइंग प्लस में V3। ये इसका पैसिव वर्जन है। तो इस स्लाइड पे मैंने दो बातें लिखी। पहली तो ये कि यहाँ पे जो वर्ब आप लिखते हो, कहने का सेमी वर्ब, अर्ध वर्ब, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही होता है और इसका भी सब्जेक्ट यही होता है। पहली बात तो ये पढ़ाई। दूसरा, अगर आपको कभी लगे सेंटेंस में कि इस इन्फिनेटिव को मुझे पैसिव में लिखना, भाई इस इन्फिनेटिव को मुझे पैसिव में लिखना है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? टू बी डांस्ड। हालांकि डांस का पैसिव होता नहीं है क्योंकि डांस इंट्रांजिटिव है, लेकिन अगर कभी करना पड़े, अब प्लेइंग जेरेंड का वैसे करना पड़ेगा तो बीइंग प्लेड करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये बात जो है इन सेंटेंसेस से आपको और अच्छी समझ में आएगी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको सोचना, देखो फंडा वही है कि इस वांट वर्ब का भी सब्जेक्ट एवरीबडी और यहाँ जो लिखोगे इसका भी सब्जेक्ट एवरीबडी है। अब आपको चेक करना है कि एवरीबडी का इस वर्ब से कैसा रिलेशन एस्टेब्लिश करूं मैं, एक्टिव वाला कि पैसिव वाला? एवरीबडी इस काम का डूअर है कि रिसीवर है? ऐसे ही यहाँ पे लाइक वर्ब का भी सब्जेक्ट आई है और ये जो वर्ब आप लिख रहे हो इसका सब्जेक्ट भी आई है, हाँ कि ना? अब आपको चेक करना है कि ये जो बाय माने खरीदना, ये जो जिरंड आप बना रहे हो, आई इसका डूअर है कि रिसीवर है? इसको मैं एक्टिव में लिखूं कि पैसिव में लिखूं? ऐसे यहाँ पे इस लाइक वर्ब का सब्जेक्ट आई भी और यहाँ पे ये जो लिख रहे हो इसका सब्जेक्ट भी आई है। आपको चेक करना है कि इसको मैं एक्टिव में लिखूं कि पैसिव में लिखूं। एक ट्राई आप अपने आप करो। खुद करने का जो मजा है उसका कोई मतलब मैच ही नहीं है। खुद से आपके चारों हो गए ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार इतनी मुश्किल तो बात नहीं, और सही में इतनी मुश्किल ये बात है भी नहीं। इन्फिनिटिव का पैसिव, जीरोंड का पैसिव, ओ माय गॉड, बिल्कुल धेले की औकात नहीं इनकी। अभी 5 मिनट में तुम कहोगे तो कुछ ज्यादा आसान करा दिया सर। करो एक ट्राई अपने आप करो तुम।
हाँ जी, देखा पहले सेंटेंस का मतलब क्या है? हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए उसके टीचर्स के द्वारा। ठीक है, एवरीबडी के लिए हालांकि हिज आएगा, यहाँ पे चेंज कर लेना। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ करी जाए उसके टीचर्स के द्वारा। ठीक, यही सेंटेंस का मतलब है। बाय लिखा हुआ ये भी हिंट होता है पैसिव का, कि तारीफ करेंगे टीचर्स। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ करी जाए टीचर्स के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एवरीबडी जो सब्जेक्ट है वो इस वांट वर्ब का तो सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे जो लिखोगे उसका भी सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, ये एवरीबडी किसी की तारीफ कर रहा है कि कोई एवरीबडी की तारीफ कर रहा है? ऑब्वियस बात है, एवरीबडी तो रिसीवर है, तारीफ तो वो चाहता है कि टीचर्स करें। हर कोई चाहता है कि टीचर्स उसकी तारीफ करें, उसके जो टीचर्स है ना उनके द्वारा तारीफ की जाए उसकी, हर कोई बंदा ये चाहता है। तो एवरीबडी तारीफ पाने का रिसीवर बनेगा, हाँ कि ना? रिसीवर बनेगा तो जो अगर सब्जेक्ट आपका रिसीवर होता है तो वॉइस कैसे लगाते हो? पैसिव लगाते हो तो यहाँ पर टू बी प्रेज्ड आएगा। नेक्स्ट को देखो, आई लाइक बाइंग या बीइंग बॉट न्यू ड्रेसेस। ठीक है, मुझे नई ड्रेसेस खरीदना पसंद है। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। ठीक, अब जरा समझने की कोशिश करना, ये जो बाय और बाइंग और बीइंग बॉट जो भी आप लिखोगे उसका सब्जेक्ट भी आई है। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि आई कुछ खरीद रहा है कि आई को खरीदा जा रहा है? आई खरीदने का डूअर है कि रिसीवर है? अगर आई को रिसीवर मानोगे तो आई को खरीद लिया गया, फिर ये ड्रेस कौन खरीदेगा? और दूसरी बात, छोटा सा हिंट याद करो, पैसिव में जाने के बाद वर्ब इनट्रांजिटिव हो जाती है। पैसिव में वर्ब के पास जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये तो ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, क्या खरीदा गया? ड्रेस। ऑब्जेक्ट मिला हुआ, ये भी हिंट है। आई को थोड़ी खरीदा जा रहा, आई कुछ खरीदेगा, ये भी हिंट है। ये सारे हिंट चीख चीख के कह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस लगेगी, तो आई लाइक बाइंग न्यू ड्रेसेस आएगा। अब वो टूटेगा कैसे वो देखो, आपको पता ही, ऊपर वाला ब्रेक कर लोगे ना, ये सब्जेक्ट है और ये टू बी प्रेज्ड जो है, आई वांट टू बी प्रेज्ड, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय प्रीपोजिशन बन जाएगा, टीचर्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अंदर कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये जो बाइंग है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन बनेगा, जिरंड बनेगा, और ये ड्रेसेस बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। ये सब बातें तो अब कर सकते हो आप। इस पे आओ, आई लाइक आएगा, टाइपिंग एरर है ये। आई लाइक टू टीच और टू बी टॉट द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअली। मुझे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना पसंद है। ठीक है, आई लाइक टू टीच द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअली। अब ये स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि स्टूडेंट्स किसी को पढ़ाते हैं? स्टूडेंट्स रिसीवर होते हैं, है ना? यानी ये जो आई बंदा ये कोई टीचर रहा होगा, हाँ क्या ना? तो ये पढ़ाने का डूअर होगा कि रिसीवर होगा? पहली बात। दूसरी बात देखो, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ तो ये पैसिव में नहीं हो सकती, एक्टिव में लिखनी चाहिए। तो सारी बातें हमें चीख चीख के इशारा कर रही हैं कि यहाँ पे आई लाइक टू टीच लिखना पड़ेगा, और ये बिल्कुल वैसे ही टूट जाएगा। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, और ये टू टीच इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। ये स्टूडेंट्स बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, और ये बन जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, हाँ क्या ना? आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है बाय माई टीचर। अब ये बाय आपको फिर से देखो इशारा कर रहा है कि पैसिव लगना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे पसंद नहीं है अपने टीचर्स को पनिश करना कि वो मुझे पनिश करते हैं, बात पसंद नहीं है। टीचर को कोई पनिश करता है कि टीचर के द्वारा पनिश किया जाता है? डूअर तो टीचर बनेगा ना। मुझे पसंद नहीं है मेरे टीचर के द्वारा पनिश किया जाना, यानी मुझे बात पसंद नहीं है, मुझे जो टीचर्स का मुझे पनिश करना है ना, जो टीचर्स मुझे पनिश करते हैं वो बात मुझे पसंद नहीं है। तो पनिश किए जाने का ये आई डूअर बनेगा कि रिसीवर बनेगा? इधर टीचर लिखा हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो ये टीचर को जाके पनिशमेंट देगा कि टीचर से पनिशमेंट ले रहा होगा, तो रिसीवर बनेगा। और अगर सब्जेक्ट रिसीवर बन रहा हो, अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर बन रहा हो तो वॉइस कैसी आती है? पैसिव आती है, तो बीइंग पनिश्ड है। अब मुझे लग रहा है कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली होगी। नॉर्मल जैसे सिंपल वर्ब का आप देखते थे ना कि एक्टिव लगाना है कि पैसिव लगाना, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अगर आपका सब्जेक्ट डूअर बन रहा है वॉइस एक्टिव, अगर आपका सब्जेक्ट रिसीवर बन रहा है वॉइस पैसिव। ऐसे यहाँ पे देखना है, हर कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, ये तारीफ पाने का रिसीवर है, पैसिव लगेगा। मुझे पसंद है कपड़े खरीदना, खरीदने का मैं डूअर हूँ, एक्टिव लगेगा। मुझे पसंद है स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना, पढ़ाने का मैं डूअर हूँ, एक्टिव लगेगा। मुझे पसंद नहीं है कि टीचर मुझे पनिश करें, पनिशमेंट पाने का मैं रिसीवर हूँ, मुझे चीज़ पसंद नहीं है, पनिशमेंट पाने का रिसीवर, पैसिव लगेगा। इतना सा काम है।
स्ट्रक्चर आपको 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा। 2+V1 एक्टिव होता है, 2+B+V3 पैसिव हो जाता है, V1+ing एक्टिव होता है, Being+V3 पैसिव हो जाता है। इतनी सी बात है। अब ये चार और हैं, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, करना इन चारों को। इस बार उम्मीद करता हूं कि सबके चारों ठीक होंगे। हाँ जी, देखा। आई एन्जॉय प्लेइंग और बीइंग प्लेड वीडियो गेम्स। मुझे पसंद है वीडियो गेम खेलना। अब खेलने के काम का ये दे, सॉरी, उनको पसंद है वीडियो गेम खेलना। अब एन्जॉय भी दे कर रहे हैं और ये खेलने के काम के दे डूअर हैं कि रिसीवर हैं? दे को खेला जा रहा है कि दे कुछ खेल रहे हैं? दे डूअर है, तो वो एक्टिव लगेगी। ब्रेक करना आप समझ ही गए होगे, सब्जेक्ट वर्ब, ये जेरेंड उसका ऑब्जेक्ट और ये जेरेंड के ऑब्जेक्ट, सब ब्रेक करना तो आपको आता ही। उसने उसने ट्राई किया था इस एग्जाम को क्रैक करने का, उसने ट्राई किया था इस एग्जाम को क्रैक करने का। अब ही कुछ क्रैक करना चाहता है कि ही कोई क्रैक कर दोगे? ही ने ट्राई किया था इस एग्जाम को क्रैक करने का, एक क्रैक करने का ही डूअर है, ट्राई किया था उसने। क्लियर हो गया? ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट और सिलेक्टेड इन द टीम, वो चाहता है सिलेक्ट करना कि सिलेक्ट होना टीम में। देखो, अगर वो सिलेक्ट करता किसी को, वो चाहता है सिलेक्ट करना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होता, क्योंकि सिलेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है। ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट हिज ब्रदर इन द टीम, ही वॉन्ट्स टू सिलेक्ट रोहन इन द टीम, दिया होता है यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, नहीं दिया हुआ। तो इससे हमें हिंट मिल रहा है कि सिलेक्ट वर्ब ट्रांजिटिव है, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला हुआ और सेंटेंस पढ़ने में ठीक लग रहा है। अगर टू बी सिलेक्टेड लगा दूं तो समझ जाओ कि पैसे में लिखना पड़ेगा। वो चाहता है टीम में सिलेक्ट होना, वो चाहता है कि कोई उसको सिलेक्ट कर ले टीम में। ही रिसीवर बनेगा, ही रिसीवर बनेगा, इसलिए क्या आ जाएगा? टू बी सिलेक्टेड। रिपेंट माने होता पछताना। ही रिपेंटेड बाइंग और बीइंग बॉट दैट फेक पावर बैंक। अब यहां पे पहली बात तो देखो साफ पता चल रहा है, उस फेक पावर बैंक को खरीद के वो ट्रेन में बेचने वाले नहीं आते भैया, 200 रुपया का पावर बैंक, 200 रुपये का पावर बैंक। लालच में आकर कई लोग ले लेते हैं, अरे वैसे तो 1500 2000 का मिल रहा है अमेजोन पे, देखो ये दे रहा 200 रुपया में। उसको खोल के देखो तो उसके अंदर कुछ नहीं होता, मिट्टी भरी होती है और एक छोटी सी फ़ोन वाली बैटरी लगा देते हैं। वो उसको 5-7% चार्ज कर सकती है, उसके बाद खुद ही चार्ज होने लग जाती है फ़ोन से, बल्कि उल्टा डिस्चार्ज करता पावर बैंक ज़बरदस्त वाला। तो वो पछताया था, वो पछताया था उस फेक पावर बैंक को खरीद के। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना पहली बात। दूसरी बात, ही जो है, ही ने कुछ खरीदा था कि ही को खरीद लिया किसी ने? ही ने ये चीज़ खरीदी थी, तो ही डूअर है, तो वो एक्टिव लगेगी, एक्टिव लगेगी तो बाइंग। अब मुझे लगता है कि आपको जेरेंड का पैसिव कब लगाना है, एक्टिव कब लगाना है, इन्फिनेटिव का एक्टिव कब लगाना है, पैसिव कब लगाना है, बात समझ में आई होगी। तो ऐसा ही सवाल बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल का भी। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है ना, इसका भी एक्टिव पैसिव वर्जन होता है। अगर मैं बात करूं परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो ये जो आपने देखा हैविंग प्लस में V3, ये इसका एक्टिव वर्जन है। हैविंग प्लस में V3, ये इसका एक्टिव वर्जन होता है। और अगर आपको कभी पैसिव वर्जन चाहिए, आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि मुझे यहाँ पे पैसिव लगाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल को पैसिव में लिखना है, तो वो बनेगा हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अब ये 3 सेंटेंसेज हैं, सोचो कहाँ पे एक्टिव चाहिए कहाँ पैसिव चाहिए। जैसे उन पीछे वाले में देखा ना, घबराओ मत, बिल्कुल वैसे ही चेक करो कि एक्टिव चाहिए कि पैसिव चाहिए। करो ट्राई, फिर मैं कराता हूँ।
हाँ जी, करें शुरू। हैविंग टॉट द स्टूडेंट्स वेंट होम। अब वर्ब लगी हुई है, टीच से बना है टॉट। मुझे बताओ, स्टूडेंट्स किसी को पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है? स्टूडेंट्स पढ़ाने के काम के डूअर होते हैं कि रिसीवर होते हैं? क्या इस सेंटेंस का मतलब है? पढ़ाने के बाद स्टूडेंट घर चले गए कि पढ़ाए जाने के बाद? क्या लिखना था? पढ़ा के, किसी को पढ़ा के स्टूडेंट घर जाएंगे कि जब उन्हें पढ़ा दिया गया, पढ़ाए जाने के बाद स्टूडेंट घर चले गए? ऑब्वियसली रिसीवर बनने थे, वो तो एक्टिव वर्जन है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ लिखते हो कॉमा के बाद लिखे गए नाउन के लिए लिखते हो, और स्टूडेंट तो इसके रिसीवर बन रहे हैं, तो इसको पैसिव वर्जन में लिखना चाहिए था आपको। यानी यहाँ पे हैविंग टॉट नहीं, हैविंग बीन टॉट लिखना चाहिए था। समझ में आया? ऐसे ही इस सेंटेंस को देखो, पढ़ाने के बाद टीचर घर चला गया, अब ये सही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाने के काम का टीचर डूअर हो सकता है। अब ये नो एरर हो गया। हैविंग अरेस्टेड द थीफ स्टार्टेड क्राइंग। चोर ने रोना शुरू कर दिया। अब वहां पे वर्ब लगी हुई अरेस्ट। मुझे बताओ, चोर किसी को अरेस्ट करेगा कि चोर को अरेस्ट किया जाएगा? अरेस्ट करने के बाद चोर रोने लगा कि अरेस्ट कर लिए जाने के बाद चोर रोने लगा? चोर किसी को अरेस्ट करेगा कि चोर अरेस्ट होगा फिर रोने लगेगा? ऑब्वियस बात है कि चोर को अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस करेगी अरेस्ट करने का काम। तो यहाँ पे आपको हैविंग बीन अरेस्टेड लिखना चाहिए था। अरेस्ट कर लिए जाने के बाद चोर रोने लगा। अब मुझे लगता है कि आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट एक्टिव पैसिव वाले, इस टाइप के भी कई बार एरर आ जाते हैं। तो इससे मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल पर आने वाले सवाल भी करा दी। अब लास्ट अपना पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बचा, ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, 10 ही मिनट मैक्सिमम। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी वर्ब की क्लास में मैं पहले भी एक बार पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन ऑब्वियसली एडवांस वर्ब दोबारा टॉपिक है तो दोबारा बताऊंगा। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी किसी नाउन के लिए लगता है तो वो नाउन उसका डूअर होता है ना? फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते पक्षी, पक्षी उड़ने का काम करेंगे। क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, बच्चा रोने का काम करेगा। रनिंग हॉर्स, भागता हुआ घोड़ा, घोड़ा भागने का काम करेगा। तो जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हो किसी नाउन के लिए तो वो नाउन उसका डूअर होता है। यहाँ आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी लगाते हो तो ये नाउन इसका डूअर होता है, करता होता है, हाँ क्या ना? लेकिन पास्ट पार्टिसिपल जब भी लगाते हो, इलेक्टेड मेंबर्स, चुने गए मेंबर्स, रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिखी गई इंस्ट्रक्शंस, स्टोलन मनी, चोरी किया गया पैसा, पास्ट पार्टिसिपल जब भी लगाते हो तो अगला नाउन इसका रिसीवर होता है, हाँ कि ना? ये फर्क है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में, दोनों ही एडजेक्टिव है। अब कंफ्यूजिंग कब लगाना है और कंफ्यूज्ड कब लगाना है, ये इस बेस पे लगाना होता है कि आपको मीनिंग क्या देना है। कंफ्यूज्ड मैन यानी उसको किसी ने कंफ्यूज कर रखा है। कंफ्यूज्ड आदमी, वो उसको किसी ने कंफ्यूज कर दिया, किसी चीज ने कंफ्यूज कर दिया, किसी व्यक्ति ने कंफ्यूज कर दिया। जो ऐसा आदमी जो कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजिंग आदमी है यार बड़ा। कंफ्यूजिंग आदमी का मतलब वो किसी को कंफ्यूज कर देता है, वो जो बोलता है अपनी बात समझा ही नहीं पाता, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। सेम ऐसे इसको देखो, हॉरिफाइंग मैन, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हो, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखते हो तो अगला जो नाउन है वो इस काम का डूअर होता है, करता होता है। हॉरिफाइंग मैन यानी डरावना आदमी, जिसको लोग देखेंगे तो डर जाएंगे, ये लोगों को डरा देगा। और हॉरिफाइड मैन, अगर आप पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे तो ये नाउन इसका रिसीवर बनेगा। हॉरिफाइड मैन, डरा हुआ आदमी, इसको किसी ने डरा दिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब किसी नाउन के लिए लगता है तो वो नाउन उसका डूअर होता है उसमें हो रहे काम का। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस की सेंस देता है, हाँ कि ना? क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। पास्ट पार्टिसिपल जब किसी नाउन के लिए लगता है तो वो नाउन उसका रिसीवर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल पैसिव की सेंस देते हैं। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि जिरंड का पैसिव हो सकता है, इन्फिनेटिव का पैसिव हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव हो सकता है। फिर थोड़े दिन बाद तुम पूछते अच्छा सर, जब जिरंड का पैसिव होता है, इन्फिनेटिव का पैसिव होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी कोई पैसिव होता है? नहीं,
प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते ही तभी है जब एक्टिव की सेंस देनी हो, पास्ट पार्टिसिपल लगाते ही तभी है जब पैसिव की सेंस देनी हो। इनके आगे कोई एक्टिव पैसिव नहीं बनेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में ही एक्टिव की सेंस है और पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में ही पैसिव की सेंस है। और वो जो परफेक्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ा था वो न्यूट्रल है। जो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा था एक्चुअली वो न्यूट्रल था, इसलिए उसका पैसिव पॉसिबल था। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा था ना अपन ने, ये न्यूट्रल है, जेरेंड की तरह, इन्फिनेटिव की तरह। जेरेंड, इन्फिनेटिव और परफेक्ट पार्टिसिपल इनके एक्टिव पैसिव वर्जन पॉसिबल है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने आप में एक्टिव होता है और पास्ट पार्टिसिपल अपने आप में पैसिव होता है। चलो जी, यही इसी कॉन्सेप्ट पर कि कंफ्यूज्ड मैन। अब जरा समझना, देखो इंसान तो दोनों हो सकता है, इंसान कंफ्यूज करने वाला भी हो सकता है, इंसान कंफ्यूज होने वाला भी हो सकता है ना। लेकिन अब मुझे बताओ कि कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, मान लो मैं कहूँ ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा हो सकता है? कंफ्यूज हुआ क्वेश्चन हो सकता है कभी? ये कंफ्यूज क्वेश्चन है कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ क्या लग सकता है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की कंफ्यूज्ड क्वेश्चन। आ रही मेरी बात समझ? ऐसे ही इंसान जो होता है वो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा दे, मान लो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं भैया, तो क्या कर रहा है, मान लो कोई टीचर कह रहा है कि जितने भी बच्चे इस कंपटीशन में पार्ट लेने में इंटरेस्टेड है, ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है आके अपने नाम लिखवा दो। इंसान तो किसी चीज में इंटरेस्ट दिखा सकता है, यानी इंटरेस्ट लेने का रिसीवर हो सकता है, या मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी यार, गजब बात करके मजा आया। इंसान इंटरेस्टिंग भी हो सकता है और इंसान किसी चीज में इंटरेस्टेड भी हो सकता है। लेकिन नोवेल कैसा होगा? नोवेल किसी चीज में इंटरेस्टेड हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो इंटरेस्टेड नोवेल, लिख पाओगे? नहीं। नोवेल इंटरेस्टिंग हो सकता है, नोवेल ऐसा हो सकता है जो आपका इंटरेस्ट जगा दे। नोवेल खुद किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो ये 3 सेंटेंसेस है, पढ़ो जरा, इनको करो, इसके साथ फिर अपनी छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी, हमारे दादाजी ने हमें एक डरी हुई कहानी सुनाई कि डरावनी कहानी सुनाई? हमारे दादाजी ने सुनाई हमें कैसी कहानी? अब इसको ब्रेक करना तो तुम जानते हो यार, ये सब बचकाने काम तो अब मेरे से मत कराया करो, है ना। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सब तो आप जानते हो। अब स्टोरी कैसी हुई होगी? अब पास्ट पार्टिसिपल लगा दोगे तो नाउन रिसीवर हो जाएगा, इसका मतलब होगा डरी हुई स्टोरी। स्टोरी डरी हुई हो सकती है क्या? स्टोरी डराने वाली हो सकती है, डरावनी हो सकती है, तो यहाँ पे हॉरिफाइंग स्टोरी लिख सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हॉरिफाइंग स्टोरी, डरावनी स्टोरी, डराने वाली स्टोरी। टीचर ने उससे कंफ्यूज्ड क्वेश्चन पूछा, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन पूछेगा कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन कैसा हो सकता है? क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ी खुद कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे डर गए जब उन्होंने डरे हुए क्लाउन को देखा। डरे हुए जोकर को देख के बच्चे डरेंगे कि डरावना था उसको देखकर बच्चे डरेंगे? तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे हॉरिफाइंग आएगा। बोलो जी, कुछ आई मेरी बात समझ में? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब आपको जिस नाउन के लिए लगाना है वो डूअर बनाना हो, वो उस एक्शन का कर्ता बनाना हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, रिसीवर बनाना हो तो पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। बस मैं एडवांस वर्ब में आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि हर एक लेक्चर को एक तो 2x स्पीड पे 2 बार देखना है, यानी नोट्स बनाते समय पहले दोबारा लेक्चर देखना है। और दूसरी बात, इनसे डरना नहीं है। अगर आप मन में ऐसे रखोगे ना कि ओहो एडवांस वर्ब ये वो,
जीरोंड इन्फिनिटिव्स और बहुत मुश्किल तो कभी नहीं सीख पाओगे। इससे आसान तरीके से आपको इतने बढ़िया लेवल के कॉन्सेप्ट और किसी के कोर्स में नहीं मिलेंगे, मेरा वादा है। जो मेरे से पढ़ते हैं बच्चे वो एडवांस वर्क के लिए खास में अलग से मैसेज करके जाते हैं हमेशा से कि सर एडवांस वर्क हमने बहुत लोगों से पढ़ा। पहली बात तो ज़्यादातर लोग तो पढ़ाते नहीं, क्योंकि बैच का एंडिंग का टॉपिक पढ़ाते ही है, रान से काट के छोड़ देते हैं। पूरी डिटेल में आपको करा रहा हूँ मैं, और इससे ज़्यादा समझ में भी आपको मतलब क्लैरिटी वाइज नहीं मिलेगा कहीं पे जितना यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले इसका बेसिक आपको तैयार करा चुका हूँ। पहले दिन आपको डायरेक्ट ये जीरेंड पढ़ाता ना मैं आज बिना कोर्स में कहीं और नाम लिए, तो नहीं आपको समझ में आता है जीरेंड इन्फिनिटी पार्टिसिपल क्या होता है। लेकिन अब आपको ये आसान लग रहा होगा, तो अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, इनसे डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये था भैया अपना आज का लेक्चर, जिसमें अपना पार्टिसिपल वाला पोर्शन जो वो अपन ने खत्म कर दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन पे जो सवाल आते हैं वो आपने आज खत्म कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन जिरेंड पे जो सवाल आते हैं उनको देखेंगे, इन्फिनेटिव पे जो सवाल आते हैं उन पे देखेंगे। जिरेंड पे तो आधे घंटे के टॉपिक है, इन्फिनेटिव पे काफ़ी सवाल है उनको देखेंगे। फिर उससे अगली क्लास के अंदर इन्फिनेटिव का बचा हुआ पोर्शन और कॉजेटिव वर्ब वगैरह उनको देखेंगे, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में।